तो कैसे हैं आप। स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल में। आज की वीडियो में हम यहाँ पे जानेंगे गोरखा सैन्य शासन प्रणाली क्या थी, न्याय प्रणाली क्या थी और दंड विधान यहाँ पे क्या क्या थे, और साथ ही साथ यहाँ पे गोरखा ब्रिटिश का संघर्ष। तो जानते हैं यहाँ पे गोरखा सैन्य शासन प्रणाली। गोरखाओं की जो सत्ता थी वो यहाँ पे सैनिक पर आधारित होती थी, क्योंकि सारे अधिकार यहाँ पे सैनिक के पास होते थे। गोरखा सेना दो प्रकार की थी, स्थायी और अस्थायी। यहाँ पे जो स्थायी होती थी इसको यहाँ पे जागचा सेना भी कहा जाता था, और जो अस्थायी थी उसको यहाँ पे ढाकचा कहा जाता था। तो स्थायी सेना वो सेना होती थी जो यहाँ पे अभी कार्य कर रही है या अपनी सेवा यहाँ पे दे रही है, तो उसे यहाँ पे जागचा या स्थायी सेना कहा जाता था। उसके बाद यहाँ पे जो दूसरी सेना थी अस्थायी सेना, जिसको यहाँ पे ढाकचा कहा जाता था, तो ये वो सेना होती थी जिसे यहाँ पे 2 वर्ष के लिए मुक्त कर दिया जाता था, और यदि अगर किसी भी परिस्थिति में यहाँ पे युद्ध छिड़ जाता है तब इनको यहाँ पे बुलाया जाता था। उसके बाद यहाँ पे गोरखा इन सैनिकों का जो वेतन देते थे, तो जब यहाँ पे युद्ध होता था तो युद्ध में यहाँ पे 8 रुपये वेतन देते थे, और सामान्य वेतन इनका यहाँ पे 6 रुपये होता था। गोरखाओं के शासनकाल में जो मुकदमों का जो कार्य करता था वो यहाँ पे जज या ये उसे यहाँ पे बिचारी भी कहते थे। तो यहाँ पे मुकदमों का कार्य जज या बिचारी करता था, और गोरखाओं की पहली अदालत अल्मोड़ा में इन्होंने स्थापित की थी। उसके बाद यहाँ पे गोरखा शासन के काल में कुछ यहाँ पे इनकी प्रमुख न्याय व्यवस्थाएं थी। जो यहाँ पे गोरखाओं का शासन था वो काफ़ी क्रूर शासन था। गोरखाओं ने यहाँ की जनता पे काफ़ी अत्याचार किए थे, उनको यहाँ पे काफ़ी प्रताड़ित किया है। यही कारण था कि 1857 की क्रांति जब यहाँ पे ब्रिटिशों के खिलाफ हुई थी, तो यहाँ पे गढ़वाल में 1857 की क्रांति का कोई भी यहाँ पे असर नहीं होता है, क्योंकि यहाँ की जनता यहाँ पे ब्रिटिशों का विरोध नहीं करती है, क्योंकि उनको यहाँ पे ब्रिटिश शासन काफ़ी नरम लगने लगता है। तो यहाँ पे जो गोरखाओं का न्याय व्यवस्था थी गोलादीप में यहाँ पे क्या किया जाता था कि जो अपराधी होता था उसको यहाँ पे गर्म लोहे की छड़ दी जाती थी, और उसे वहाँ पे कुछ दूरी तक चढ़ने को कहा जाता था। यदि अगर उसने गरम लोहे की जो छड़ होती थी उसको लेकर वो दूरी वहाँ पे तय कर ली है बिना गिराए हुए छड़ को, तो यहाँ पे वो निर्दोष साबित हो जाता था, अन्यथा वो यहाँ पे दोषी पाया जाता है। उसके बाद यहाँ पे जो अगली जो इनकी वो थी सज़ा, वो थी तराजू दीप। तो यहाँ पे भी जो अपराधी होता था उसको यहाँ पे उसका वजन किया जाता था। मान लो उसका वजन यहाँ पे आज क्या है और वो यहाँ पे 60 केजी वजन है, और अगर दूसरे दिन उसका वजन फिर से किया जाता है और उसका वजन यदि घट जाता है यानी कि 60 से कम हो जाता है, तो वो यहाँ पे अपराधी घोषित हो जाता था। यानी कि यहाँ पे इनके शासनकाल में कभी कभी जो निर्दोष लोग होते थे उनको भी यहाँ पे दोषी ठहराया जाता था। अगला यहाँ पे जो था वो है कढ़ाई दीप। तो कढ़ाई दीप में क्या किया जाता था कि गरम तेल की कढ़ाई में यहाँ पे दोषी के हाथ डुबोए जाते थे, और तीर का दीप यहाँ पे जो दोषी होता था उसको यहाँ पे पानी में डाला जाता था, और दूसरे व्यक्ति को यहाँ पे एक तीर फेंक कर उस व्यक्ति को वो तीर लाने को कहा जाता था। यदि वो व्यक्ति जो यहाँ पे तीर लेने जाता है वो वापस आ गया और उसके वापस आने तक जो व्यक्ति यहाँ पे पानी में डाला गया है वो जिंदा बच गया, तो उसको यहाँ पे निर्दोष साबित हो जाता था। अगला था घात का दीप, वो काटी हाया दीप और न्याय के दीप। तो कुल मिलाकर इनके यहाँ पे जो ये न्याय व्यवस्था थी ये काफ़ी क्रूर प्रकार की व्यवस्थाएं थी। गोरखा यहाँ पे शिल्पकारों को कामी कहते थे, सुनारों को ये सुनवार कहते थे, और दासों को यहाँ पे कठुआ कहा जाता था। उसके बाद यहाँ पे इनकी कुछ दंड प्रणालियाँ भी थी। तो यहाँ पे देशद्रोही को ये यहाँ पे मृत्यु दंड देते थे। यदि कोई जैसे देशद्रोही के लिए गोरखा शासन में मृत्युदंड दिया जाता था, और हत्या करने पर पेड़ से लटकाकर उसे यहाँ पे फांसी दी जाती थी। और यदि ब्राह्मण हत्या का दोषी पाया जाता है तो उसे यहाँ पे मतलब उसकी हत्या नहीं की जाती थी, उसको यहाँ पे देश से निकाला जाता था, क्योंकि ब्राह्मण की हत्या करना वहाँ पे पाप माना जाता था।
इसीलिए वो जो हत्या यहाँ पे अगर ब्राह्मण ने की है तो उसे देश से निकाला जाता था और आत्महत्या करने वाले व्यक्ति के परिवार से यहाँ पे जुर्माना लगाया जाता था। उसके बाद यहाँ पे शुरू होता है ब्रिटिश गोरखा संघर्ष। तो इससे पहले हम ये जानेंगे कि आखिर यहाँ पे शुरुआत कैसे होती है ब्रिटिश गोरखाओं की संघर्ष की। तो यहाँ पे एक प्रांत होता है बुटवल प्रांत, और बुटवल प्रांत यहाँ पे जो गोरखपुर में है और ये प्रांत यहाँ पे ब्रिटिशों के अधीन में होता है। लेकिन गोरखा यहाँ पे 1784 ईस्वी में यहाँ पर आक्रमण कर देते हैं और 1804 में यहाँ पे करीबन 200 से अधिक गांवों पे ये अपना अधिकार कर लेते हैं। उसके बाद यहाँ पे 1814 में जो गवर्नर लॉर्ड हेस्टिंग होते हैं, उन्होंने यहाँ पे गोरखा द्वारा हत्याए गए क्षेत्रों पर अधिकार करने के लिए युद्ध का आदेश दे देते हैं गोरखाओं के खिलाफ। और 1814 में यहाँ पे तत्कालीन गवर्नर जनरल मायरो ने गोरखाओं के विरुद्ध यहाँ पे युद्ध की घोषणा कर देते हैं। तो यानी कि 1814 में यहाँ पे बुटवल क्षेत्र फिर से यहाँ पे ब्रिटिश कंपनी के अधीन हो जाता है और यहाँ पे गोरखाओं को फिर से यहाँ पे वापस आना पड़ता है। उसके बाद यहाँ पे कंपनी सरकार सैनिकों को 4 टुकड़ियों में बांटा जाता है। मेजर जनरल मार्ले के नेतृत्व में यहाँ पे एक टुकड़ी को काठमांडू यानी कि नेपाल की ओर भेजा जाता है और दूसरी मेजर जनरल JM वुड गोरखपुर की ओर जाते हैं और मेजर जनरल ऑक्टर लोनी ये यहाँ पे गोरखा राज्य के पश्चिमी भाग की ओर चले जाते हैं और मेजर जनरल जिलेप्सी यहाँ पे देहरादून इनको भेजा जाता है। तो यहाँ पे मेजर जनरल जिलेप्सी जो होते हैं वो देहरादून की ओर आते हैं और यहाँ पे गोरखाओं और ब्रिटिश के बीच यहाँ पे नाला पानी का युद्ध होता है और इस युद्ध में यहाँ पे जिलेस्पी की मृत्यु हो जाती है। नाला पानी का युद्ध यहाँ पे दून घाटी में ब्रिटिश सेना और गोरखा सेना के बीच होता है और यहाँ पे ब्रिटिश सेना का नेतृत्व यहाँ पे जनरल जिलेस्पी करते हैं और गोरखा सेना का नेतृत्व यहाँ पे बलभद्र थापा करते हैं। यह युद्ध शुरू होता है 26 अक्टूबर से यहाँ पे शुरू हो जाता है और ये युद्ध यहाँ पे 31 अक्टूबर तक चलता है। 31 अक्टूबर 1814 ईस्वी को यहाँ पे मेजर जनरल जिलेप्सी युद्ध में मारे जाते हैं और उसके बाद यहाँ पे ब्रिटिश सेना गोरखाओं के किले के पीने का पानी की सप्लाई को यहाँ पे रोक देते हैं। और उसके बाद इस युद्ध में यहाँ पे जो गोरखा सेना का नेतृत्व कर रहे होते हैं बलभद्र थापा, उनकी भी यहाँ पे मृत्यु हो जाती है। तो फिर यहाँ पे बलभद्र थापा की मृत्यु के बाद यहाँ पे जो होता है कि यहाँ पे गोरखा सेना हार जाती है और अंग्रेज़ों ने यहाँ पे क्या करते हैं कि नाला पानी क्षेत्र में बाएं और 2 स्मारक स्थापित किए। एक स्मारक यहाँ पे जनरल जिलेप्सी व उसके मृत सैनिकों की स्थिति में होता है तथा दूसरा स्मारक यहाँ पे बलभद्र थापा तथा उसके सैनिक स्मृति में स्थापित किए जाते हैं। तो इस प्रकार यहाँ पे देहरादून में गढ़वाल पर यहाँ पे ब्रिटिशों का अधिकार हो जाता है और गोरखा यहाँ से चले जाते हैं। उसके बाद यहाँ पे ब्रिटिशों का कुमाऊं पर अधिकार। तो 14 दिसंबर 1814 को अंग्रेज़ों ने गोरखाओं को भगाने के लिए यहाँ पे स्थानीय लोगों की मदद ली है और हर्षदेव जोशी को, जिसके बारे में हमने पिछली वीडियो में डिटेल से पढ़ा है, तो हर्षदेव जोशी को अंग्रेज़ों ने कुमाऊं का आर्विक कहा है। उसके बाद यहाँ पे 23 अप्रैल 1815 ईस्वी को गणनाथ डांडा का युद्ध होता है गोरखा और ब्रिटिश के बीच में और अंत में यहाँ पे 27 अप्रैल 1815 को कुमाऊं शासक बमशाह ने यहाँ पे आत्मसमर्पण कर देता है। तो इस प्रकार से यहाँ पे ब्रिटिशों का अधिकार हो जाता है और उसके बाद यहाँ पे होती है आंग्ला गोरखा संधि, यानी कि अंग्रेज़ों और गोरखाओं के बीच संधि। तो 27 अप्रैल 1815 ईस्वी को यहाँ पे 1815 में गार्डनर व बमशाह चौतरिया के बीच आंग्ला गोरखा संधि होती है। तो यहाँ पे अभी सिर्फ संधि हुई है 1815 में। 1816 में यहाँ पे अभी 16 में होती है पुष्टि इस संधि की। जो यहाँ पे ये जो गार्डनर है गार्डनर यहाँ पे कुमाऊं का प्रथम कमिश्नर होता है।
बमसा चौतरिया यहाँ पे कुमाऊँ का अंतिम नेपाली सूबेदार होता है। और 15 अगस्त 1815 ईस्वी को अमर सिंह थापा यहाँ पे इस संधि पे हस्ताक्षर कर देते हैं। और 2 दिसंबर 1815 को नेपाल राजगुरु गजराज मिश्र व कर्नल पेरिस ब्रेदसा के मध्य एक संधि होती है। इसी बीच में यहाँ पे 28 फरवरी 1816 को यहाँ पे फिर से युद्ध होता है गोरखा और ब्रिटिशों के बीच में, लेकिन यहाँ पे गोरखा हार जाते हैं। और अंत में 4 मार्च 1816 को नेपाल सरकार ने यहाँ पे संगोली या सुगोली की संधि की पुष्टि कर देते हैं। फिर यहाँ पे पुष्टि तो हो जाती है, लेकिन यहाँ पे ये जानते हैं कि संगोली की संधि में आखिर क्या होता है। तो संगोली की संधि को सुगोली संधि भी कहा जाता है और आंग्ला गोरखा संधि भी, यानी कि अंग्रेजों और गोरखाओं के बीच संधि होती है। तो इस संधि के तहत नेपाल को अपना 1/3 इलाका ब्रिटिश सरकार के अधीन कर देना पड़ा है। इस इलाके में पूर्वी छोर पर स्थित दार्जिलिंग व दक्षिण पश्चिम क्षेत्र में बसे नैनीताल, पश्चिम छोर पर बसे कुमाऊँ, गढ़वाल के अलावा कुछ यहाँ पे तराई इलाके भी आते हैं। तो इस सब को मिलाकर यहाँ पे 1/3 इलाका होता है जो यहाँ पे ब्रिटिशों के अधीन करना पड़ता है। संधि के अनुसार काठमांडू में एक ब्रिटिश प्रतिनिधि की नियुक्ति तथा ब्रिटेन की सेना सेवाओं में गोरखाओं की नियुक्ति किया जाना भी सम्मिलित था। तो यहाँ पे सेना में जो ब्रिटिश सेना में गोरखाओं की नियुक्ति की जाती थी वो इसी संगोली संधि के माध्यम से शुरुआत होती है। तो आज की वीडियो में इतना ही। हमने आज की वीडियो में जाना कि किस प्रकार से यहाँ पे गोरखाओं का जो शासन होता है उसका अंत होता है और यहाँ पे ब्रिटिशों का आधिपत्य हो जाता है, उनका यहाँ पे अधिकार हो जाता है। तो आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करते हैं। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।